बात करते हैं साइंस की, तो मैंने इतने बेहतर तरीके से आपको करा दिया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। कल ही मैंने आपको पीएच मान के बारे में बताया था। अगर मेरे प्यारे साथियों प्यार से अच्छे तरीके से समझने की बात करें तो अगर पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इसके पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो इसके लिए पीएच स्केल का एक निर्धारण किया गया। उस पीएच स्केल में 0 से लेकर 24 तक अंकों को अंकित किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू क्या है, 7 से कम है, किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, और किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, तो वो पीएच स्केल निर्धारित करेगा कि वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अगर बात करते हैं 7 से कम की बात करें तो ये अम्लीय नेचर को देखने को मिलता है। यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 होगा तो मेरे प्यारे साथियों वो उदासीन प्रवृत्ति का होगा। अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय प्रवृत्ति को शो करेगा। मेरे प्यारे साथियों इस दौरान मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए जिसमें कि मैंने आप लोगों को कल के क्लास में बताए थे कि अगर HCl की बात करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू 0 होता है। अगर मेरे प्यारे साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इसका पीएच वैल्यू आपको कितना 10 देखने को मिलता है। अगर मेरे प्यारे साथियों समुद्री वाटर यानी कि सी वाटर की बात करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू आपको कितना देखने को मिलता है, 8.1 देखने को मिलता है। अगर ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू 7.4 देखने को मिलता है। अगर दूध की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर मिल्क की बात करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू 6.4 देखने को मिलता है। अगर मेरे प्यारे साथियों ऑरेंज जूस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑरेंज जूस की बात करते हैं तो ऑरेंज जूस का पीएच वैल्यू 2 से 2.2 के बीच में देखने को मिलता है। अगर मेरे प्यारे साथियों विनेगार की बात करें, जिस विनेगार को सिरका कहा जाता है, इसका पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.4 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर इसके बाद की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो मैंने आपको सलाइवा के बारे में यानी कि किसको, लार के बारे में बताया था। मेरे प्यारे साथियों 6.5 से लेकर 7 तक इसका रेंज होता है लार का। तो इतना पॉइंट आप सभी लोगों को बार बार रिवीजन करना है, देखना है, समझना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है तो क्या वो शुद्ध पानी की बात करते हैं, बिल्कुल सही। अगर आपसे बात करें तो प्योर वाटर की भी बात कर लेते हैं, और आप लोगों को मैंने निकाल के भी दिखाया था। प्योर वाटर की बात करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू आपका कितना देखने को मिलता है, 7 देखने को मिलता है। तो ये भी सही है। और इसका बिलियन ये कैसा होगा, उदासीन, क्योंकि किसी भी बिलियन का अगर पीएच मान 7 आ जाता है तो उदासीन प्रवृत्ति को, प्रकृति को दिखाता है। अगर क्षारीय की बात करें तो 7 से अधिक, अम्लीय की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 7 से कम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल की बात करें तो उसके बारे में किसने बताया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, सोरेनसन नाम था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में अच्छे तरीके से रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। बार बार मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको क्लास में ही सारी चीजें याद करवा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। कल आपको ऑक्सीजन के बारे में भी मैंने बताया था मेरे प्यारे साथियों। इसके साइंटिस्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो कौन थे, इसके साइंटिस्ट की बात करते हैं तो सीले और क्रिस्टले की बात आ जाती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की बात करते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो इसका पोजीशन भी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, ग्रुप 16 में देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ग्रुप 16 में देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से ध्यान देना। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप में देखने को मिलता है। और फर्स्ट ग्रुप यानी कि किस में बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं।
और इसी फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अल्कली मेटल ग्रुप के नाम से मेरे प्यारे साथियों इसको जाना जाता है, जिसको हिंदी में बात करें तो क्षारीय धातु समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु समूह की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्षारीय धातु समूह इसको कहा जाता है। इसके बारे में और जानने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन क्या है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन के बारे में और जानने की कोशिश करें तो इसके 3 समस्थानिक आपको देखने को मिलते हैं। इसके 3 समस्थानिक की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसके 3 समस्थानिक देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो पहला कौन हो जाता है? पहला कौन हो जाता है? प्रोटियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोटियम की बात करते हैं। दूसरे की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ड्यूटेरियम की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ड्यूटेरियम की बात करते हैं। और तीसरे की बात करते हैं तो किसकी आ जाती है? ट्राइटियम की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और ट्राइटियम के बारे में जानने वाली बात क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई ट्राइटियम के बारे में पूछे तो यह हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, यानी कि ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से। रेडियो सक्रिय समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन का ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, जिसका नाम क्या है? ट्राइटियम है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल में अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल में नाइट्रस एसिड आ जाता है, फिर नाइट्रिक एसिड आ जाता है, फिर ठीक है बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। और नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये प्रबल अम्ल होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस पॉइंट को भी क्लियर आप लोग रखिएगा। अब यहां तक की चीजें क्लियर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द है तो जरूर आप लोग मेरे से बताइएगा, सारे दुखों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बताइए, एंगस्ट्रम की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो एंगस्ट्रम की बात करें तो ये किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की बात करें, ऊर्जा की बात करें, आवृत्ति की बात करें, वेग की बात करें, बताइए मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों जल्दी बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आप लोग। अगर तरंगदैर्घ्य की एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? जल्दी आप लोग सभी साथी बताइए। और एक बार सेशन को शेयर करिए मजेदार तरीके से, मजा आ जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त। तो एंगस्ट्रम की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम की इकाई किसकी है? तो तरंगदैर्घ्य की है। बहुत बढ़िया। अगर ऊर्जा की इकाई की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ऊर्जा की इकाई क्या है मेरे प्यारे साथियों? जूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जूल की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? हर्ट्ज हो जाता है। और वेग की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो वेग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द है तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? फिर से आ गया क्वेश्चन। आवृत्ति को मीटर पर सेकंड में, बिल्कुल गलत। रेडियन में, बिल्कुल गलत। वाट में, बिल्कुल गलत। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की मेरे प्यारे साथियों? डीएनए की खोज की बात करते हैं तो डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या होगा? नहीं, कल वाला क्वेश्चन क्यों होगा? कल वाला क्वेश्चन क्यों होगा? क्वेश्चन से पहले उसके प्रीवियस ईयर को जरूर लगा के जाएं। उसके प्रीवियस ईयर को अगर आप लगा के जाएंगे तो मामला आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक तरीके का वसा है। ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो एक तरीके का क्या है मेरे प्यारे साथियों? वसा है। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो वो किसमें देखने को मिलता है? सोयाबीन में। किसमें देखने को मिलता है? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जल्दी से आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। और इसमें अगर बात करें तो चावल की बात आएंगे, चावल खाएंगे तो लगेगा भूख पूरा क्या हो गया? खत्म।
अगर चावल में अगर पॉलिश्ड चावल आप लोग खा लेंगे, क्या खा लेंगे, पॉलिश्ड चावल खा लेंगे, पॉलिश्ड अगर चावल खा लेते हैं तो पॉलिश्ड चावल के चलते आपको एक बीमारी हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बीमारी आपको पकड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी बीमारी की बात करते हैं। और ये बेरी बेरी बीमारी जो है ये किसके चलते, तो विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B1 की कमी के चलते होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस विटामिन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट की बात करें तो उसका नाम क्या था, कैसिमिर फंक नाम था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों, कैसिमिर फंक नाम था। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक की चीजें क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर। किसी को कोई समस्या, दुख, दर्द, परेशानी है तो बताना। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की बात करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी जो है आपके क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, हृदय की गतिविधि को मापने के काम करता है। और ईईजी की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ईईजी की जहां बात करते हैं वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो याद करिएगा, अगर ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी क्या करता है, तो हृदय की गतिविधि को मापता है, हृदय की गतिविधि की पता लगाता है, हृदय की गतिविधि को क्या करता है, गतिविधि का पता लगाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, हृदय की गतिविधि को पता लगाता है। और इसके बारे में अगर ईईजी के बारे में बात करें, ईईजी के बारे में बात करें मेरे प्यारे साथियों तो ईईजी जो है ये क्या करता है, मस्तिष्क की अगर बात करते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाता है, मस्तिष्क की गतिविधि का क्या लगाता है मेरे प्यारे साथियों, मस्तिष्क की गतिविधि का ये क्या लगाता है, पता लगाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा आ जाता है, हाइपोथैलेमस। बताते बताते मैं थक गया हूं कि मानव शरीर की अगर बात करते हैं, मानव शरीर की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो मानव शरीर की बात करते हैं तो ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। और मानव शरीर की अगर तापमान की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। अगर मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सुचालक की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगर मानव शरीर के बारे में बात करते हैं तो मानव शरीर के अगर आंतरिक पार्ट की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर इसमें बात करते हैं, ग्रंथि की बात करते हैं तो आपका लीवर हो जाता है। और लीवर के वेट की बात करते हैं तो लीवर की बात करते हैं इसमें तो लीवर का वेट 1.5 kg के अप्रोक्सीमेट होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और मानव शरीर की बात करते हैं तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त की मात्रा तो 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर इसमें रक्त की मात्रा होती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या की बात करें तो कितना देखने को मिलता है, 206 देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर की अगर बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या तो क्या होता है, 24 गुणसूत्र होते हैं। 24 गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या इरेगुलरिटी के चलते क्या हो जाता है, कुछ सिंड्रोम आ जाता है जिसमें टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों और सारे सिंड्रोम होते हैं जो इसके इरेगुलरिटी, गुणसूत्र के इरेगुलरिटी के चलते ये होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हाँ बहुत शानदार। 46 नहीं 48 होता है शायद, 24 जोड़ा होता है ना, 24 जोड़ा होता है शायद। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। 23 जोड़ा होता है, चलिए देख लीजिएगा एक बार आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे साथियों पूछ रहा है कि सही कथन को चुनिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बिल्कुल गलत जवाब। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा, बैंगनी प्रकाश का
तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए 23 जोड़ा होता है, चलिए ओके ठीक है 23 जोड़ा होता है, बहुत शानदार, क्लियर है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों, 40 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट स्केल में मान क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को बताया था C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर C की बात करते हैं तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा, 9। ये 5 से 8 टाइम्स चला जाएगा, 9 8 जा 72 इक्वल टू F माइनस 32। यानी कि F की वैल्यू निकालेंगे तो 72 में 32 को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 104 की बात करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 104 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। बहुत शानदार ऋषभ कुमार बिट्टू भाई। तो यही रिवीजन का कमाल होता है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मामला सारा क्या हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए विद्युत शक्ति की इकाई की बात करता है। देखो फिर से रिपीट किया तो आप लोग अगर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। जो भी बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को कंप्लीटली पूरा करके जाइएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई की बात करते हैं तो वाट हो जाता है, और वाट की बात करते हैं तो देखिए पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क डन की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम की बात करते हैं तो सेकंड, या इसी को लिखते हैं जूल सेकंड इनवर्स। और जूल सेकंड इनवर्स को ही मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। जूल सेकंड इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। अगर कूलम की बात करते हैं तो ये किसका होता है, मैंने आप लोगों को कितना बार बता दिया, विद्युत आवेश की बात करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। और इसकी बात करें तो Q इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, I इंटू टी होता है। जहां I की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और T की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि एम्पियर इंटू सेकंड जो है वो क्या होगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या बता देना, कूलम बता देना। क्या बता देना, कूलम बता देना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे वोल्ट के बारे में तो ये बता देना क्या विद्युत विभव की अगर बात करते हैं, विद्युत विभव की अगर बात करते हैं, साथ ही साथ विभवांतर की अगर बात करते हैं, विभवांतर की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्ट, और एम्पियर की बात करते हैं तो ये किसका हो जाता है, विद्युत धारा का। किसका हो जाता है, विद्युत धारा का। अगर बात करें विद्युत धारा के बारे में तो I इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, Q/2, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। Q की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कूलम, और इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इनवर्स, और इसी को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं तो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं तो लिख लीजिएगा कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आवेश की बात करते हैं तो चार्ज इस पे कौन सा होगा, निगेटिव, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हमारे अजीत भैया भी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है अजीत भैया इस सेशन में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। विद्युत मोटर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो विद्युत मोटर की अगर बात करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने की बात करते हैं तो वो कौन सा यंत्र है जिस यंत्र का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत मोटर है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम किसका होता है, विद्युत मोटर का होता है। मेरे प्यारे साथियों अच्छे तरीके से याद रखना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है, क्लियर है, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मानव शरीर में लगभग होता है, देखिए मानव शरीर की अगर बात करते हैं तो मानव शरीर में जल की मात्रा की अगर बात करते हैं तो 65 से 80% इसका रेंज होता है। मानव शरीर में अगर जल की मात्रा की बात करते हैं, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% तो ऐसे ही चला गया, ये भी गया और ये भी गया। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर में पानी की मात्रा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो बताइएगा। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 70%, लेकिन नॉर्मल रेंज की बात करें तो 65 से 80% पानी की मात्रा होती है। 65 से 80% पानी की मात्रा होती है मानव शरीर में। अगर आपसे कोई पूछे पानी के बारे में पूछे तो पानी के बारे में बात करते हैं तो पानी में नॉर्मल पानी की बात करते हैं तो ये तो H2O हो जाता है जिनको जल कहा जाता है, और एक इसी में आ जाता है D2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। तो आपसे ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O बता दीजिएगा, ठीक है। और पानी में अगर मात्रा की बात करें तो 65 से 80% मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। मैंने ये भी बताया था कि मानव शरीर की अगर बात करें तो इसकी सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े में होती है। सबसे बड़ी और लंबी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी और भारी की बात करते हैं तो वो जांघ में, जिस हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। सबसे छोटी की बात करें तो उसका नाम क्या है, स्टेपिज है, जिसको रकाब भी बोला जाता है। वो कहाँ पे, कान में देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ की बात करते हैं तो एनेमल, जिसका निर्माण की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट से उसका निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों, उसी को कैल्शियम फॉस्फेट शायद बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। फिर यहाँ पे अगर आएगा कि शुद्ध पानी का पीएच मान तो फिर याद रखिएगा 7। और पानी की बात करें तो इसका विलयन कैसा होता है, ये उदासीन विलयन होता है, यानी कि उदासीन प्रवृत्ति को रखता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। देखो कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। विद्युत धारा के मापने की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अब याद हो गया होगा। एमीटर ऑप्शन में देखेंगे और बिना देखे इस क्वेश्चन को टिक कर देंगे। अगर वोल्ट मीटर के बारे में पूछे तो मेरे प्यारे साथियों आप बता देंगे कि वोल्ट मीटर की बात करें तो विभवांतर की माप करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया, वाह भाई वाह, क्या कर दिया आपने कमाल, क्या कर दिया आपने कमाल। मैंने आप लोगों को बार बार एक आपको चार्ट पढ़ाया होगा। अगर बात करते हैं, देखो मैंने आपको ना एक चार्ट पढ़ाया होगा, देखो उस चार्ट को बनाता हूं और आप लोग चार्ट अच्छे से खाना, इसमें मसाला वसाला मिला लेना अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मानव शरीर में अगर बात करें तत्वों की प्रतिशत मात्रा की अगर बात करते हैं, तत्वों के प्रतिशत मात्रा की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। मजा ना आ गया तो फिर बोल देना, मजा ना आ गया तो फिर बोल देना। मैंने इसको ऐसे कॉलम वाइज डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सेंटर ले लिया, ये आपका एक हो गया पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन नंबर सेकंड हो गया, ये पोर्शन नंबर थर्ड हो गया, ये पोर्शन नंबर फोर्थ हो गया, ये पोर्शन नंबर फिफ्थ हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। और ये एक और पोर्शन ले लो, सिक्स्थ की बात करते हैं, देखते हैं जो जो आएगा उसको ले लेंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रख देना, यहाँ पे कार्बन को रख देना, यहाँ पे नाइट्रोजन को रख देना, यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देना मेरे प्यारे साथियों। और एक कौन बचा, यहाँ पे फास्फोरस को रख देना, यहाँ पे किसको रख देना, कैल्शियम को रख देना, यहाँ पे किसको रख देना, कैल्शियम को, और इसको इरेज कर दो एक पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसको रख देना, कैल्शियम को रख देना, ठीक है, या यहाँ पे किसको ला देना, कार्बन को, या किसी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कैल्शियम लिख लो, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये चार्ट के बहाने मैंने आप लोगों को बहुत ही मजेदार चीजें बताई थी। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था
क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों कि अगर मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशत मात्रा की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की बात करते हैं तो 65% देखने को मिलता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था। अगर कार्बन की बात करते हैं तो 18.5% देखने को मिलता है। ठीक है, 18.5% देखने को मिलता है। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये 1% देखने को मिलता है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो 9.2 के अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलता है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3.2 देखने को मिलता है। कितना मिलता है? 3.2। और कैल्शियम की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। अगर कैल्शियम की बात करें तो 1.5%। चलिए, चाट खा के बीमार नहीं पड़ेगा, बहुत सादा। चलिए, नहीं चाट मान लो ना प्रेरणा, क्या जाता है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में इतना कॉन्सियसनेस थोड़े ना जरूरी है। चलिए, अब क्लियर हो गया, एक बार देख लीजिए। कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 18.5, ऑक्सीजन की बात करें तो 65%, अगर फास्फोरस की बात करें तो 1%, हाइड्रोजन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9.24, 9.2 ही बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3.20 या 3.2, और अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो 1.5। ये सारा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए मामला, तब जाके क्लियर होगा पॉइंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब रहे मेरे प्यारे साथियों। तो ये चार्ट याद रहेगा। मानव शरीर में अगर प्रतिशत मात्रा की बात करें तत्वों की तो ये सारा परसेंटेज आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये चार्ट खा लो, चार्ट ले लो, चार्ट बहुत शानदार। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक की बात करते हैं तो याद करो, ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैंने इतना बार पढ़ा दिया है कि अगर अब गलत हो जाए तो समझना कि आप मेरे दुश्मन हो, दोस्त नहीं। ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से ध्यान देना, मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आ जाती है, CO2 की बात आ जाती है, O3 की बात आ जाती है, फिर इसके बाद बात करें तो मीथेन की बात आ जाती है। ये सारे क्या है? ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, जिसको क्या बोलते हैं? हास्य गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास्य गैस कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जब भी पढ़ना, प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी पढ़ लेना। किसके बारे में? प्रोड्यूसर गैस, जिसका फॉर्मूला CO प्लस क्या होता है? N2 होता है। जल गैस की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल गैस की बात करते हैं तो याद रखिएगा CO प्लस H2 हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना की अगर बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना की बात करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaO हो जाता है। इसी को मेरे प्यारे साथियों दूधिया चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूधिया चूना। एक बार देख लीजिएगा। अगर बुझा हुआ चूना की बात करते हैं, अगर बुझा हुआ चूना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बुझा हुआ चूना की बात करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? चूना जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना जल की बात करते हैं। तो बुझा हुआ चूना की बात करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस इसको कहा जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे कोई चूना पत्थर के बारे में पूछ ले, चूना पत्थर के बारे में पूछ ले तो CaCO3, या इसी चूना पत्थर को संगमरमर के नाम से जाना जाता है, संगमरमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइम स्टोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नींद आ रही है तो सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। नींद आ रही है तो सो जाओ। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो रे भाई, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ रे मेरे भाई। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टाइन की नोबेल प्राइज की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर बोस आइंस्टाइन संगठन की बात करते हैं तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये पदार्थ की पंचम अवस्था की बात करते हैं।
पदार्थ की कौन सी अवस्था की, पदार्थ की पंचम अवस्था की बात करते हैं तो इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। अगर यहां से कोई मेरे प्यारे साथियों ये भी पूछ दे कि पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। अगर आइंस्टाइन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनकी अगर बात करते हैं तो E=mc² भी इन्हीं ने दिया था। E= क्या हुआ था, mc²। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर मिला था मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि पदार्थ की पंचम अवस्था की बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एड्स की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने कल ही के क्लास में आप लोगों को एड्स के बारे में बता दिया था। एड्स निम्न प्रकार से किसके द्वारा होता है, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, वायरस को विषाणु बोलते हैं। देख लीजिएगा, वायरस के चलते, ये किसके चलते होता है, वायरस के चलते अगर बात करें। और वायरस की बात करें तो वायरस के स्टडी की अगर बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वायरस जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है मेरे प्यारे साथियों। और इसकी बात करते हैं तो वायरस की बात करते हैं और इसमें एड्स की बात करते हैं तो एड्स दिवस के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में अगर बात करें, भारत में अगर आपसे कोई पूछे HIV का कौन सा टाइप प्रभावी है तो HIV का C टाइप प्रभावी है मेरे प्यारे साथियों। और HIV के टोटल सब टाइप की बात करते हैं, HIV के टोटल सब टाइप की बात करते हैं, HIV के कुल सब टाइप की बात करते हैं तो कुल 9 सब टाइप आपको देखने को मिलते हैं, 9 उप प्रकार आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके लिए, अगर एड्स की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की बात करते हैं तो एड्स के लिए कारगर दवा की बात करें, अभी तक की बात करें तो कारगर दवा के रूप में किसको लिया जा रहा है, जीडोवुडीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीडोवुडीन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर एड्स के बारे में और जानने की कोशिश करें तो एड्स का सबसे पहला केस कहां पे देखने को मिला था, सबसे पहला केस कहां पे देखने को, सबसे पहली बार कहां पे देखने को मिला था, तो सबसे पहली बार की बात करते हैं तो 1981 में। और 1981 की बात करें तो ये कहां पे आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। अगर भारत की बात करते हैं, अगर भारत में सबसे पहली बार की बात करते हैं, भारत में सबसे पहली बार की बात करते हैं तो चेन्नई में एक सेक्स महिला वर्करों की बात करते हैं तो इनके ग्रुप में जांच किया गया, उस समय की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले 1986 की बात करते हैं, कब, 1986। और ये कहां पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, चेन्नई में। कहां पे देखने को मिलता है, चेन्नई में सेक्स महिला वर्करों का एक जांच किया गया 1986 में, जिसमें कुछ लोगों का रिपोर्ट क्या आया, पॉजिटिव आया मेरे प्यारे साथियों। और एड्स जो होता है ये किस वायरस के चलते होता है, तो मेरे प्यारे साथियों HIV वायरस के चलते होता है। एड्स बीमारी किसके चलते होता है, HIV वायरस के चलते मेरे प्यारे साथियों होता है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। किसी को कोई दुख दर्द समस्या परेशानी दिक्कत है तो बताइए, किसी को अगर कोई भी परेशानी है तो बताइए। बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। और विषाणु के बारे में अगर बात करें, वायरस की पहचान की बात करें, वायरस के जन्मदाता की बात करें तो इसका नाम क्या है, इवानोवस्की। नाम क्या है, इवानोवस्की। मेरे प्यारे साथियों ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? बहुत शानदार, 6 महिलाओं में, बहुत शानदार, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो आर्द्रता की माप की बात करते हैं तो आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आज शाम की क्लास में, आज शाम 7 बजे की अगर बात करें, सॉरी आज शाम 6 बजे की बात करें, आज शाम 6 बजे की अगर बात करते हैं, आज शाम 6 बजे साइंस की क्लास में
साइंस की क्लास में आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मापक यंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप सभी साथी उस क्लास में जरूर आना। इससे रिलेटेड जो भी है, जितने भी मापक यंत्र होते हैं, किससे किसकी माप की जाती है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आज मैं 6 बजे की क्लास में करूंगा, जो कि आपकी बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसकी क्लास में सारा आज बताऊंगा, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर मेरे प्यारे साथियों, सोनार के बारे में बताऊंगा, इकोलोकेशन के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है बताइए। दाब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, दाब के बारे में बताया था मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, पहली बात। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, पहली बात। दूसरे बात की बात करते हैं तो दाब की अगर बात करते हैं तो दाब में अगर बात करें तो इसके मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं। मात्रक में एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका आप लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल लीजिए, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लीजिए, या मेरे प्यारे साथियों आप बोल लीजिए केजी मीटर इनवर्स सेकेंड पर पावर -2। इसके मात्रक की बात करें तो ये सब हो जाएगा। अगर दाब के बारे में और जानने की बात करें तो एक बार जो होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये भी आप लोगों को नोट करने वाली बात है। ठीक है, एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो बताइए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की बात करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रे मेरे प्यारे साथियों, बी कौन बताने लगा, बी इसमें कहां ऑप्शन में है, बी कहां ऑप्शन में है मेरे प्यारे साथियों। दबाव की इकाई की बात करें तो इसमें बी कहां ऑप्शन में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है, और न्यूटन मीटर की बात करते हैं तो ये थोड़े ना होगा। ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहा जाता है, जल्दी बताइए मेरे प्यारे साथियों। और फिर हम लोग अब बिहार स्पेशल की क्लास को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बताइए, कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो कोशिका का शक्ति स्रोत की बात करें तो वो किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों।